जी बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग। आज हम NMD कैट का जो 2020 का टेस्ट हुआ है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल वगैरह आप पकड़ लें अगर उसकी ज़रूरत है तो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका टेस्ट सबका बहुत अच्छा हुआ है। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। तो चलें अपने बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी वेलकम बैक। चलते हैं मेन स्क्रीन की तरफ। ये सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फ़िज़िक्स का टेस्ट। ये मैं फ़िज़िक्स का पोर्शन इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास, इफ़ ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम्स डबल्ड देन सेंटीपिटल फोर्स बिकम्स। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सेंटीपिटल फोर्स जो है इसका फार्मूला होता है mv² डिवाइडेड बाय r। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी को डबल किया जा रहा है। सेंटीपिटल फोर्स का टेंजेंशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो सेंटीपिटल फोर्स जो है उसमें फ़र्क पड़ेगा स्क्वायर में, यानी ये हो जाएगी 4 टाइम्स। तो इसका आंसर है चार्ली, सी ऑप्शन। इसी तरह सेकंड नंबर में पूछ रहा है जी, अंडर व्हाट कंडीशन एन ऑब्जेक्ट विल हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट बट नॉन ज़ीरो डिस्टेंस। यानी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो और डिस्टेंस ज़ीरो ना हो। एक बात याद रखें, हर ऐसी सिचुएशन जिसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाएं, यानी ऑब्जेक्ट घूम फिर के वापस इनिशियल पॉइंट पर ही आ जाए, तो उस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। और डिस्टेंस तो कभी भी ज़ीरो नहीं होता। अगर ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू कर दिया है तो डिस्टेंस की कोई ना कोई वैल्यू तो ज़रूर आएगी और वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। इसमें जी सर्कुलर मोशन भी हो सकता है और ऑसिलेशन भी हो सकता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में भी ऑब्जेक्ट घूम के वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है और ऑसिलेशन में भी वाइब्रेशन कंप्लीट करके अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है। लेकिन अगर ये दो ऑप्शंस करेक्ट हैं और आपसे ये कहा जाए कि इन दोनों में प्रेफर करें, तो टेक्स्ट बुक में ऑसिलेशन को डिस्कस किया गया है। न्यूमेरिक एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट का, तो इसलिए फिर आप इसे प्रेफर कर लें। अदरवाइज़ हैं दोनों ही ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट एग्जिबिटेड बाय लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो इसका आंसर है पोलराइजेशन। हम जानते हैं पोलराइजेशन जो है इसका ताल्लुक ट्रांसवर्स वेव्स के साथ होता है, तो इसलिए पोलराइजेशन वाला जो फिनोमिना है वो आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है अलोंग द इन द लाइन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव होती है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ साउंड एट 22 डिग्री सेल्सियस विल बी। तो इसमें आप ये फार्मूला देखेंगे, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 टी। तो वी नॉट गिवन है 332, 0.61 मल्टीप्लाइड बाई 22। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 22 मल्टीप्लाइड बाई 0.61, 2 फिर ये गया 2 पे, फिर 13, 2 4 3 1 और डेसिमल 2 डिजिट्स के बाद आ जाएगा, यानी 13.42। अब आप क्या करेंगे, 13.42 में 332 को ऐड कर दें। 332, इधर 2 ज़ीरो खुद लगा लिए, 2 4 पॉइंट ये 5 बन गया 4 3, 345.42 345.42 है ना। तो आप अल्फ़ा को प्रेफर कर लें, यानी आपका बेस्ट आंसर है ए ऑप्शन। एस्ट्रोनॉमर्स कैलकुलेट स्पीड ऑफ डिस्टेंट स्टार्स एंड गैलेक्सीज यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना। तो ये आपका है डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशन में भी हमने स्टार्स वगैरह की बात की थी। इन अ रिपल टैंक 40 वेव्स पास थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इन 1 सेकेंड। 40 वेव्स इन 1 सेकेंड, इसका मतलब क्या है कि आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 40 वेव्स पर सेकेंड, यानी 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड या नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। इफ द वेवलेंथ ऑफ वेव इज 6 सेंटीमीटर, लैम्डा गिवन है 6 सेंटीमीटर,
6 को 100 से डिवाइड करें, आपके पास आ जाएगा 0.06 मीटर। अब आपने स्पीड फाइंड करनी है, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है जी 40, और लेंथ, वेव लेंथ कितनी है 6/100। ठीक हो गया, एक ज़ीरो इससे कैंसिल हो गया। अगर आप ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 24 बनता है, 24 डिवाइडेड बाई 10, इसका आंसर आएगा 2.4। अब 2.4 आंसर आ रहा है, 2.4 से नीचे वाले तो काफ़ी आंसर हैं, ऊपर वाला कोई नहीं है, तो आप सबसे बड़ा आंसर जो है उसे प्रेफर कर लें, डेल्टा 2 मीटर पर सेकेंड। In which process the entire of heat supplied to the gas is converted to internal energy of the gas। अच्छा, आप ये जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें कहता है जी Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। कंडीशन क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक वो कह रहा है कि वर्क की जगह आपने ज़ीरो पुट करना है, वर्क की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। यही वो कह रहा है कि आपने सारी की सारी एनर्जी को इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब है ये आइसोकोरिक प्रोसेस की बात हो रही है। आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाता है, यानी पिस्टन को फिक्स कर लिया जाता है। जब आप पिस्टन को फिक्स कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो वर्क है वो ज़ीरो आएगा और सारी की सारी जो हीट एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस रिमेन्स कांस्टेंट। हम जानते हैं आइसोथर्मल का मतलब है सेम टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट या इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, और इस केस में डेल्टा U यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होती है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इफ़ द पोटेंशियल एट अ पॉइंट विच इज़ 1 मीटर फ्रॉम अ चार्ज इज़ 1 वोल्ट देन द पोटेंशियल एट अ पॉइंट विच इज़ 2 मीटर फ्रॉम द सेम चार्ज विल बी। देखें, पोटेंशियल का फार्मूला आप जानते हैं KQ/R। अब चार्ज सेम है, K पहले ही कांस्टेंट है, तो आप दोनों को कांस्टेंट कर लें। जब कांस्टेंट आ जाती हैं कुछ चीज़ें तो फिर हम इक्वालिटी को प्रोपोर्शनैलिटी में लिखें तो कांस्टेंट को ख़त्म कर सकते हैं। अब डिस्टेंस को उसने डबल किया है, पहले 1 मीटर था अब 2 मीटर किया है, यानी डिस्टेंस डबल कर रहा है, तो पोटेंशियल में उल्टा फ़र्क पड़ेगा, यानी पोटेंशियल हाफ हो जाएगा। पहले पोटेंशियल 1 वोल्ट था, अब हाफ हो जाएगा, यानी 0.5 वोल्ट। चार्ली, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल डैश ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इसका बेसिक फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से कम होती है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू भी कम होगी। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। इसकी वजह ये है कि जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं ना तो ये कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट घूम फिर के, फर्ज करें ये आप वाइब्रेटरी मोशन की बात कर रहे हैं, ये मीन पॉइंट है, ये दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, तो ऑब्जेक्ट मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होगा, फर्ज करें वापस आ रहा है, जब ये वापस आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट में तो कमी आ रही है क्योंकि वो मीन पॉइंट के करीब आता जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो कभी कम नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस में आप हर चीज़ काउंट करते हैं, यानी सारा का सारा पाथ ऑफ मोशन आप कंसीडर करते हैं डिस्टेंस में। तो इसलिए डिस्टेंस की वैल्यू जब ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो जाएगा ना तो नेगेटिव हो सकती है, ना कम हो सकती है, ना ज़ीरो हो सकती है। इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होनी है और बढ़नी है। जब वैल्यूज़ पॉजिटिव ही होनी है और बढ़नी ही है, इसका मतलब है ग्राफ जैसा भी बनेगा वो असेंडिंग होगा, और ग्राफ जब असेंडिंग होता है आप इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लें तो वो टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव स्लोप देगा, क्योंकि ये असेंडिंग टेंजेंट है। ठीक है, एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल द रेंज बिकम्स हाफ ऑफ मैक्सिमम। अच्छा, आप ये एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू आर मैक्स इंटू साइन 2 थीटा। आर मैक्स मैंने किसकी जगह लिखा है VI² डिवाइडेड बाई G की जगह। अच्छा, अब कंडीशन ये है जी, वो कह रहा है कि R की जगह आपने मैक्सिमम का हाफ पुट करना है, तो आप पुट कर दें, जो वो कह रहा है वो कर दें। आप इसकी जगह लिखेंगे R मैक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू R मैक्स इंटू साइन 2 थीटा। अब R मैक्स तो कैंसिल हो गया, R मैक्स कैंसिल हो गया, इस तरफ हाफ रह गया, उधर है साइन 2 थीटा।
हम जानते हैं कि साइन फंक्शन किस एंगल पर हाफ देता है, 30 डिग्री पे। इसका मतलब है 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, और थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 2 यानी 15 डिग्री। तो आपका करेक्ट आंसर इस ऑप्शन में है 15 डिग्री, यानी ऑप्शन ए। 13 में कह रहा है इफ़ वी ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट द इनिशियल वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। फ़र्ज़ करें आपने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे ड्रॉप किया है, तो वो कह रहा है जी इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो है। हाउ फार विल इट फॉल इन टाइम टी। अच्छा, एक बात याद रखें, चाहे ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंका जाए, चाहे ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप किया जाए, उसकी इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट हमेशा ज़ीरो होता है। जब भी इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट ज़ीरो हो तो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे वो फॉल करेगा और वो वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा, उसका ये फार्मूला है। यह आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में केस 1 में किया था, हाफ जी टी स्क्वायर। जी की जगह आप पुट करेंगे 9.82 से डिवाइड कर दें, आपके पास बन जाएगा 4.9 टी स्क्वायर। तो गिवन ऑप्शन के मुताबिक आपका आंसर हो गया बीटा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है द न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे कह रहे थे कि इसका आंसर इम्पल्स और मोमेंटम दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसका बेस्ट आंसर इम्पल्स है। उसकी वजह यह है कि हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ से चेंज इन मोमेंटम आपके पास आ जाएगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है। और फोर्स इंटू टाइम किसके इक्वल है, फोर्स इंटू टाइम जो है ये इक्वल है न्यूटन सेकंड के। और दूसरी तरफ क्या आ रहा है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, तो इसलिए बेस्ट आंसर है चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स। हम इसको इम्पल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम चेंज वगैरह वाली टर्म्स को इग्नोर कर दें तो फिर हम मोमेंटम भी कह सकते हैं, लेकिन बेस्ट आंसर इन दोनों में से कौन सा है, इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम। ठीक हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। अ 1.75 हाइटेड वेट लिफ्टर, एक बंदा है जिसकी अपनी हाइट थी 1.75 मीटर, raises a weights with a mass 50 kg to a height of 0.5 मीटर above the head। उसकी अपनी हाइट जितनी भी थी उसने अपनी हाइट से भी ज़्यादा ऊपर उसको पहुंचा दिया। अपनी हाइट उसकी थी 1.75, मज़ीद ऊपर कितना पहुंचाया, 0.5। इसका मतलब है टोटल हाइट जितनी हाइट तक उसने पहुंचा दिया है वो है 1.75 प्लस 0.5, ये बन जाएगा 2.25 मीटर। दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ये टोटल हाइट है क्योंकि उसने ज़मीन से उठा के इतनी हाइट तक पहुंचाया है। वो कह रहा है जी उसने वर्क कितना किया है। हम जानते हैं जब हम इस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं तो जो वर्क कर रहे हैं वही असल में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो मैस कितना है जी 50, जी की जगह 10 पुट कर लें, हाइट कितनी है 2.25। अब जब इसका डेसिमल आप ख़त्म करेंगे तो आपके पास नीचे 100 आ जाएगा, ये दो ज़ीरो इस 100 से कैंसिल हो गए। अब 225 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। 225 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 दो गए आगे, 10 2 1, 10 और 1 1125। अब 1125 के करीब तरीन आंसर डेल्टा बन रहा है 1225, तो आप इसको प्रेफर कर लें। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ 2 kg मेटालिक बॉब एट मीन पोजीशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम व्हेन रेज्ड फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन 0.5 मीटर हाई। अच्छा, इसमें बिल्कुल फ्री फॉल वाला वो जो केस है ना, उस वो वाली वेलोसिटी का फार्मूला हम लेते हैं। आपको याद होगा हमने चैप्टर 4 इंटर कन्वर्शन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी वाले टॉपिक में एक वेलोसिटी का ये फार्मूला किया था 2g h1 माइनस h2 सारे का स्क्वायर रूट। और ये फार्मूला तब वैलिड है जब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो। अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है तो फिर यही फार्मूला बन जाता है फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इनटू ये सारे का स्क्वायर रूट।
अब इसमें h1 है इनिशियल हाइट, h2 है फाइनल हाइट। अच्छा, यहाँ पर वो कह रहा है कि फ़र्ज़ करें ये है सिंपल पेंडुलम, ये इसका मीन पॉइंट है, ये एक्सट्रीम पॉइंट है। एक्सट्रीम पॉइंट और मीन पॉइंट के दरमियान टोटल डिस्टेंस है 0.5 मीटर। आप अगर इसको ज़मीन का सरफेस कंसीडर करें, ये मेरे पीछे आ गया, ये देख लें, इसे 0.1 कह दें, इसे 0.2 कह दें, ये ज़मीन से हाइट है h1, इसकी ज़मीन से हाइट है h2, तो इन दोनों का आपस में जो फ़र्क है उसे आप किस तरह ज़ाहिर करेंगे, वो ये है। और इसे आप क्या बोलेंगे, इसे आप क्या बोलेंगे, h1 माइनस h2। वही जो फार्मूला में आपको लिखा नज़र आ रहा है, इनिशियल हाइट माइनस फाइनल हाइट। इसका मतलब है पेंडुलम के केस में एक्सट्रीम पॉइंट और मीन पॉइंट के दरमियान जितना भी वर्टिकल डिस्टेंस है, ये आप h1 माइनस h2 की जगह पुट कर देंगे। तो ये आप पुट करेंगे कितना, 0.5। g की वैल्यू है जी 10, g की जगह 10 ले लें, 2 पहले से मौजूद है, अब इस सारे का स्क्वायर रूट कर लें। 0.5 का डबल करें तो वो होता है 1, बाकी बच गया 10, और 10 का स्क्वायर रूट, देखिए 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो 10 का स्क्वायर रूट 3 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, वो आपका एक ही आंसर है और वो है अल्फ़ा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं व्हेन स्पीड ऑफ योर कार इज़ हाफ बाय व्हाट फैक्टर डज इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। तो ये तो बड़ा सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv²। अब वेलोसिटी का काइनेटिक एनर्जी के साथ स्क्वायर में रिलेशन है, यानी अगर आप वेलोसिटी को हाफ कर रहे हैं, वेलोसिटी को हाफ कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी में फ़र्क पड़ेगा स्क्वायर में, यानी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/4 टाइम्स, यानी बीटा। सो बीटा इज़ द करेक्ट आंसर। 18 में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज़ नॉन कंजर्वेटिव। ये है फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ये आपकी बुक में साइड इन्फॉर्मेशन में भी लिखा हुआ है। इसके अलावा आप ये भी लॉजिक दे सकते हैं कि अगर क्लोज्ड पाथ के थ्रू वर्क किया जाए तो फ्रिक्शन की वजह से वर्क हमेशा नेगेटिव होता है और वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स इज़ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्वेश्चन नंबर 19, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस वंस अ डे। वंस अ डे क्या मतलब हुआ इसका, यानी अर्थ का जो इनिशियल टाइम पीरियड है वो है 24 आवर्स। वो कह रहा है सपोज बाय सम प्रोसेस द अर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स सो दैट इट्स रेडियस बिकम्स 1/2 एज लार्ज एज प्रेजेंट, यानी इसका रेडियस हाफ हो जाता है। ये आपका एक न्यूमेरिकल है, मैं अभी आपको इसको शॉर्टकट तरीके से करके दिखाता हूँ। देन हाउ फार अर्थ विल टेक टू कंप्लीट इट्स रोटेशन, यानी अब वो कह रहा है कि इसका फाइनल टाइम पीरियड बताएं, फाइनल टाइम पीरियड बताएं। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले आपने जो कॉन्सेप्ट यूज़ करना है वो ये है कि टाइम पीरियड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी। कैसे, आप जानते हैं ओमेगा इज़ इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। इसका मतलब है ओमेगा और टाइम पीरियड का उल्टा रिलेशन है। अब हम ये भी जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के मुताबिक कि एंगुलर वेलोसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब है यहाँ एंगुलर वेलोसिटी अगर नीचे है तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऊपर आ जाएगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है mr², यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैस के साथ डायरेक्टली और रेडियस के स्क्वायर के साथ वो भी डायरेक्टली डिपेंड करता है। अब मैस तो कांस्टेंट है अर्थ का, मैस को तो आप चेंज नहीं कर रहे, इसका मतलब है रेडियस के स्क्वायर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा। अब आप गौर करें, ये रिलेशन आ गया आपके पास। अब अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तब्दीली डिस्कस करनी है, ये ले लेंगे। ओमेगा की तब्दीली डिस्कस करनी है तो उल्टा लिख लेंगे। अब टाइम पीरियड की चूंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं तो टाइम पीरियड का r² के साथ डायरेक्ट रिलेशन बन गया। सो रेडियस कितना हो रहा है, हाफ, तो टाइम पीरियड में क्या फ़र्क पड़ेगा स्क्वायर में, यानी 1/4 टाइम्स। पहले टाइम पीरियड कितना था 24 आवर्स, अब कितना हो जाएगा 1/4 टाइम्स, कैंसिल करके 6 आवर्स। नाउ दिस इज़ द फाइनल टाइम पीरियड।
ये आपके पास फाइनल टाइम पीरियड आ जाएगा 6 और यानी चार्ली। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है इन ट्रांसमिशन फ्रॉम ग्रिड स्टेशन पावर लॉसेज आर मिनिमाइज्ड बाय डिक्रीजिंग द करंट। ये बेस्ट ऑप्शन है। उसकी वजह ये है कि पावर लॉस का फार्मूला आपकी बुक में भी ये सारी बात लिखी हुई है, I/R ये है। अब वो कहता है जी आर को तो हम कम कर नहीं सकते, आर को कम करने के लिए सारी वायर्स को चेंज करना पड़ेगा और बड़ी महंगी महंगी वायर्स लगानी पड़ेंगी। आप करंट को कम कर सकते हैं, करंट को कम करेंगे तो पावर लॉस कम होगा। अब करंट को कम करने का क्या तरीका है कि हम वहाँ पर ग्रिड स्टेशन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट वोल्टेज है वो जब बढ़ जाती है तो फिर करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अब नो डाउट इंक्रीजिंग द वोल्टेज भी कुछ लोगों के जहन में आ रहा होगा, लेकिन जो मेन पर्पस है हमारा वो है डिक्रीजिंग द करंट। सो डिक्रीजिंग द करंट इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है। 22 में कह रहा है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हैज़ अ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। ये सिंपल है। PIV स्टैंड्स फॉर ये है जी बेटा इसका पीक इन्वर्स वोल्टेज। अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स का की टर्म है और ये मास्टर्स में करवाई जाती है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें PMC जो है आपको क्रेडिट देंगे, मतलब ये जो पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल है ये आपको क्रेडिट देगी। 24 में कह रहे हैं इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन द डायोड यूज्ड आर। अब देखें जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसमें ब्रिज रेक्टिफायर है, उसमें 4 डायोड्स हैं, और फेडरल में सेंटर टेप ट्रांसफार्मर वाला भी रेक्टिफायर है जिसमें 2 डायोड्स हैं। तो इसका मतलब है इसमें दोनों ही ऑप्शंस ठीक होनी चाहिए, बीटा और डेल्टा। अब ये देखें PMC क्या करता है। 25 में कह रहे हैं द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एक्स रेज। अब ये आपने डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन के बारे में ये वेवलेंथ कैलकुलेट की हुई है। इसके बाद है जी विच फोटोन कैरीज द मोस्ट एनर्जी। आप वॉयलेट की अगर बात करें, ये सारी विजिबल कलर्स उसने बताए हैं। वॉयलेट की एनर्जी विजिबल रेंज में सबसे ज़्यादा होती है और वेवलेंथ सबसे कम होती है। इसका मतलब है इसमें करेक्ट ऑप्शन है वॉयलेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज लाइज इन द अल्ट्रा वॉयलेट रीजन। देखें सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो लाइमन सीरीज़ में होती है और वो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती हैं, यानी चार्ली ऑप्शन। उसके बाद विजिबल रीजन आता है बामर सीरीज़, और उसके बाद 3 सीरीज़ हैं इंफ्रारेड रीजन में, पास्चन, ब्रैकेट और फंड। द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्स रेज एंड गैमा रेज इज़ देयर प्रोडक्शन ओरिजन। क्योंकि आप जानते हैं एक्स रेज जो हैं ये एटॉमिक ट्रांजिशन की वजह से आती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स जब आप इनर शेल में वैकेंसी पैदा कर देते हैं तो हायर शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करके लोअर शेल में आते हैं और इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है जो एक्स रेज रीजन में लाई करती है। लेकिन अगर आप न्यूक्लियर ट्रांजिशन की बात करें जिसमें न्यूक्लियस के अंदर से न्यूक्लियॉन्स निकलते हैं रेडियो एक्टिविटी वाले फिनोमिना में, और फिर न्यूक्लियस के अंदर कुछ गैप्स क्रिएट होते हैं और उन गैप्स को क्रिएट करने फिल अप करने के लिए हायर एनर्जी लेवल से न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो नीचे आते हैं और काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज़ करते हैं गैमा रेज की फॉर्म में, जिसे आप गैमा डिके भी कहते हैं। तो मेन डिफरेंस इनका ओरिजिन है, यानी प्रोडक्शन का डिफरेंस है। देयर आर इनिशियली 400 एटम्स इन रेडियोएक्टिव सैंपल, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर 3 हाफ लाइव्स। देखिए उसने पूछा व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ एटम्स, यानी कितने बच जाएंगे। ये नहीं पूछा कितने डिके हुए हैं, बेसिकली उसने पूछा कितने अनडिकेड हैं। तो अनडिकेड का फार्मूला है 1/2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। अब स्मॉल n जो है ये हाफ लाइफ्स को जाहिर करता है, वो 3 है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 400 है, 1/8 बन जाएगा 400। इसको आप कैंसिल करें तो आपके पास 50 आंसर आएगा चार्ली। 30 में कह रहा है वाइल यूजिंग रेडिएशन थेरापी कैंसेरियस थायराइड इज ट्रीटेड विद आयोडीन 131। ये पेज नंबर 254 पे लिखा हुआ है FSC पार्ट 2 की बुक पे, तो उसको आप देख लीजिएगा। इन कैपेसिटर्स एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, अच्छा इसका आंसर जो है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप जानते हैं आप एनर्जी के फार्मूला को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वाली ऑप्शन जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। ना तो कैनेटिक एनर्जी, ना ग्रेविटेशनल एनर्जी, ना मैग्नेटिक इंडक्शन,
तो चार्ली ऑप्शन बेस्ट है। ओहम टाइम्स फैरड इज इक्वल टू, अब जानते हैं T इज इक्वल टू आर सी। अब R क्या है? रेजिस्टेंस, इसका यूनिट क्या होता है? ओहम, और कैपेसिटर का यूनिट क्या होता है? फैरड। सो ओहम टाइम्स फैरड इज इक्वल टू सेकेंड। अब यहाँ पे उसने सारी ऑप्शंस जो हैं उनमें से कोई भी ऑप्शन यूनिट की फॉर्म में नहीं दी। अगर वो यूनिट की फॉर्म में देता तो फिर आपने सेकंड वाली ऑप्शन को प्रेफर करना था, यानी अगर कहीं सेकंड लिखा होता तो एग्जैक्ट आंसर सेकंड था। लेकिन चूंकि सेकंड गिवन नहीं है, सेकंड किसका यूनिट है वो गिवन है, यानी टाइम गिवन है, तो आप टाइम को फिर प्रेफर कर लेंगे। अदरवाइज इसका बेस्ट आंसर सेकंड था। 33 में कह रहा है 1 किलो वाट आर इज कॉमनली टर्म्ड एज अ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। और आप जानते हैं चैप्टर 4 में आपने किया हुआ है 3.6 मेगा जूल्स, यानी 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to power 6 joules. When wire is compressed and its radius becomes 2r, radius जो है वो डबल हो गया, then its resistance will be, देखिए आप जानते हैं resistance is equal to रो L over A। अब देखें इसमें वो क्या कर रहा है? वायर को कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेस करके उसने रेडियस एरिया को, अच्छा जी इसमें क्या रह गया? रो L ओवर A। इसमें आपने क्या करना है, चूंकि ये कंप्रेस वाला केस है, इसमें आप R इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर A लेंगे, क्योंकि उसने रेडियस की फॉर्म में हमें वैल्यूज़ बताई हैं, तो आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लिख लें। फिर इसको आप क्या करेंगे? R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, एरिया किसके इक्वल होता है? पाई R स्क्वायर के, तो ये बन जाएगा R की पावर एरिया का स्क्वायर। ओके एक सेकंड ज़रा, एक सेकंड। इसमें आपने क्या करना है? देखें जब कंप्रेस कर रहे हैं ना, तो रेडियस को डबल करने का मतलब ये है कि एरिया जो है, सॉरी लेंथ जो है वो भी हाफ हो गई है, लेंथ हाफ होगी, तो आप इसको इस तरह देखेंगे। ओके इस सारे को छोड़ें, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको छोड़ें। आप सिंपली क्या करें, एक बात याद रखें, जो स्ट्रेच वाला केस था, अगर हम वायर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ में इजाफा करें, तो अगर लेंथ की फॉर्म में वैल्यूज़ बताई जाएं तो L का स्क्वायर लिखेंगे। अगर एरिया की फॉर्म में वैल्यूज़ बताई जाएं तो 1 ओवर एरिया का स्क्वायर लिखेंगे। अगर रेडियस की फॉर्म में वैल्यूज़ बताई जाएं तो 1 ओवर रेडियस की पावर 4 लिखेंगे। इसी तरह डायामीटर की फॉर्म में अगर बताई जाएं तो 1 ओवर डायामीटर की पावर 4। ठीक है, इसी तरह अगर कंप्रेस किया जाए तो फिर भी एग्जैक्टली यही फार्मूले हैं। अब यहाँ वो कह रहा है जी कंप्रेस करके लेंथ को डबल कर रहा है, कंप्रेस करके लेंथ को डबल कर रहा है, तो इसमें आप फार्मूला यूज़ कर लें ये वाला, सॉरी लेंथ को नहीं, रेडियस को। रेडियस को अगर आप डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस में फ़र्क पड़ेगा, 1 ओवर 2 की पावर 4 यानी 1 ओवर 16 टाइम्स आपका आंसर आएगा। सो करेक्ट आंसर इज चार्ली। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ओहमिक डिवाइस। तो इसमें फिलामेंट बल्ब भी नहीं है, सेमीकंडक्टर डायोड भी नहीं है, ट्रांजिस्टर भी नहीं है, कॉपर वायर जो है ये बेस्ट आंसर है। तो ये है आपका 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसको मैं एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ ताकि आप सारे स्क्रीनशॉट्स ले सकें जहाँ जहाँ हमने जैसे जैसे कैलकुलेशन की है। ठीक है, ओके बच्चों, ये था आपका आज की वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो डिस्कशन सुनी है, आपके सारे ही क्वेश्चन अल्लाह करे ठीक हों और आप मेडिकल कॉलेजेस में जाएं और अच्छे अच्छे डॉक्टर बने। ओके जी, अल्लाह ताला आप कामयाब करे। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।